आइए आज हम आपको बताते हैं सुल्ताना डाकू के बारे में। मुरादाबाद सहारनपुर रेल मार्ग पर एक रेलवे जंक्शन है, नजीबाबाद। जब भी आप इस रेल मार्ग पर यात्रा कर रहे हों तब नजीबाबाद के पूर्व में लगभग 3 किलोमीटर और रेलवे लाइन के उत्तर में लगभग 200 मीटर दूरी पर एक विशाल किला देख सकते हैं। सुल्ताना डाकू के नाम से मशहूर यह किला रहस्य रोमांच की जीती जागती मिसाल है। अगर आपने यह किला देखा नहीं है, तो सदा के लिए यह रहस्य आपके मन में बना रहेगा कि एक डाकू ने इतना बड़ा किला कैसे बनवाया। और यदि आपसे कहा जाए कि यह किला किसी डाकू ने नहीं, बल्कि एक नवाब ने बनवाया था, तब भी आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपको बताएगा कि इस किले में कभी सुल्ताना नामक डाकू रहा करता था। बात सच भी है। भांतू जाति का यह डाकू काफी समय तक इस किले में रहा। तब बिजनौर, मुरादाबाद जनपद का हिस्सा होता था और यहाँ यंग साहब नाम के एक पुलिस कप्तान तैनात थे, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को कांच के समीपवर्ती रामगंगा खादर क्षेत्र से गिरफ्तार कर इस किले में बसाने का प्रयास किया था। उन दिनों देश में आजादी के लिए देशवासी लालायित थे। जगह जगह अंग्रेजों से लड़ाइयां चल रही थीं। बिजनौर में भी अंग्रेजों की ताकत कमजोर पड़ती जा रही थी। नजीबाबाद और पत्थरगढ़ किले का निर्माण। इतिहास विशेषज्ञ इस किले के महत्व को जानते हैं। पत्थरगढ़ के नाम से मशहूर यह किला सन 1754 में बनकर तैयार हुआ और अपने निर्माण काल से ही इस किले ने दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। एक समय तो ऐसा भी आया कि जब दिल्ली के महत्वपूर्ण फैसले इस किले में लिए जाने लगे। कौन था इस किले का निर्माता और कौन था वह जिसने दिल्ली सल्तनत पर एक तरह से कब्जा ही जमा लिया था? आप जानने का प्रयास करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसके नाम पर नजीबाबाद नगर आबाद है, वही इस किले का निर्माता भी है। भारत के मुख्य तीर्थों में से एक हरिद्वार से मात्र 50 किलोमीटर पूर्व, उत्तराखंड के प्रवेश द्वार अर्थात कोटद्वार से 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित यह नगर सन 1754 में रुहेला नवाब नजीबुद्दौला ने बसाया था। वर्तमान में इस नगर की आबादी लगभग 1.5 लाख से ऊपर है और यह नगर सांप्रदायिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। यदि नजीबाबाद और इसके इतिहास को जानना है तो नवाब नजीबुद्दौला के इतिहास को जानना ही होगा। नजीबुद्दौला एक परिचय। नवाब नजीबुद्दौला को भारतीय इतिहास नजीब खान के नाम से भी जानता है। नजीब खान के पिता मलिक असालत खान यूसुफ जई जाति के रुहेले सरदार थे। प्रसिद्ध इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार ने इस जाति के संबंध में लिखा है कि भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अनेक ऐसी जातियों का निवास था, जो कहीं स्थिर रूप से बसकर नहीं रहती थीं, अपितु लूटमार द्वारा अपना निर्वाह किया करती थीं। इनमें यूसुफ जई और अफरीदी जातियां मुख्य थीं। ये जातियां भारत से काबुल जाने वाले काफिलों को लूट लेती और मुगल सेना इनसे सदा परेशान रहा करती। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने इन्हें काबू में लाने के लिए प्रयत्न किए, पर वे उन्हें पूर्णतया कभी अपने अधीन नहीं कर सके। औरंगजेब के शासनकाल में इन जातियों के उपद्रव ने सन 1670 में बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया था। जब लड़ाई द्वारा मुगल बादशाह इन जातियों को काबू करने में सफल नहीं हुए, तब उन्होंने घूस देने की नीति का प्रयोग किया, जिसमें मुगल बादशाह सफल भी हुए। आर्थिक मदद पा जाने के बाद यह जातियां कारोबार और नौकरी की तलाश में इधर उधर बस गईं। सरगुज़श्त नवाब नजीबुद्दौला और तारीख़-ए-खुर्शीद जहां पुस्तकों का अध्ययन करने से पता चलता है कि यूसुफ जई जाति का एक सरदार उमर खान, जिसे उमर खैल के नाम से भी जाना जाता था, वह मानेरी में बस गया। मानेरी अब पाकिस्तान में है। उमर खान यूसुफ जई के 2 निकाह हुए थे। पहला मही, महर खैल के साथ और दूसरा बेसु के साथ, जिनमें मही से मीर इस्माइल खान का जन्म हुआ। मीर इस्माइल का बेटा हुआ जहांगीर खान और जहांगीर खान के नजीर खान, नजीर खान के सैयद खान और सैयद खान के मलिक इनायत खान। मलिक इनायत खान के 3 पुत्र थे, फाजिल खान, इसालत खान और बिशारत खान। यही बिशारत खान सन 1708 में जन्मे अपने भतीजे से काफी मोहब्बत रखता था। जब भतीजा 12 वर्ष का हुआ तब सन 1720 में बिशारत खान घोड़ों का व्यापार करता हुआ हिंदुस्तान आकर रामपुर बरेली के पास सिरसा में बस गया था। इस क्षेत्र में रुहेले अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे थे।
डा शून्य परमात्मा शरण लिखते हैं कि औरंगजेब के समय में कंधार के एक अफगान सिपाही दाऊद ने बरेली जिले में एक छोटी सी जागीर स्थापित कर ली थी। उसके अपने कोई संतान न थी। बाद में उसके दत्तक पुत्र अली मोहम्मद खान ने, जो एक जाट वंश से था, बरेली जिले के आंवला नगर को अपना केंद्र बनाकर और मोहम्मद शाह के समय की अराजकता से लाभ उठाकर अपनी जागीर को बहुत विस्तृत कर लिया था। बिशारत खान की सेवाओं से खुश होकर अली मोहम्मद खान ने उसे बिलासपुर, जो अब रामपुर जिले की तहसील है, में नियुक्त कर दिया। बाद में बिशारत खान ने वहीं पास ही में अपने नाम पर एक नगर बसाया, जिसका नाम आज भी बिशारत नगर है। यही वह घटना है जिसने नजीब खान के दिल में रोमांच पैदा कर दिया था। वह हिंदुस्तान आने के लिए मचल उठा। नजीब खान का संघर्ष। सन 1740 में जब नजीब खान 32 वर्ष का हुआ तब वह कुछ घोड़ों और कुछ साथियों के साथ अपने चाचा के पास बिशारत नगर पहुंचा। यकायक भतीजे को अपने पास देखकर बिशारत खान खुश हो गया। अब चाचा भतीजे ने आगे की योजना बनाई और यह तय किया कि अब नजीब खान वहीं रहेगा तथा नौकरी कर आगे के रास्ते तलाश करेगा। बिशारत खान ने अपने जानबाज भतीजे नजीब खान को अली मोहम्मद खान के यहाँ नौकरी दिला दी। नजीब खान की महत्वाकांक्षा और वफादारी ने उसे तरक्की भी दिलाई। बिसौली का नवाब दूंदे खान नजीब खान से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी बेटी वर बेगम, कुछ विद्वान इन्हें दुर बेगम भी कहते हैं, नद का निकाह भी नजीब खान के साथ कर दिया और सन 1748 में उसे बिसौली का रिसालदार भी बना दिया। इसी साल अली मोहम्मद की मृत्यु हो गई। हाफिज रहमत खान नामक एक रूहेला सरदार अली मोहम्मद का उत्तराधिकारी बनाया गया। हाफिज रहमत खान भी काफी महत्वाकांक्षी था और वह अपने छोटे से राज्य की सीमाओं को बढ़ाता जा रहा था। इस काम में नजीब खान की बहादुरी और दूरदर्शिता उसके बड़े काम आ रही थी। लेकिन पड़ोसी सफदरजंग रूहेलों के उत्थान को नहीं देख सकता था। उसने हाफिज रहमत खां पर सेना से हमला करा दिया। कुशल योद्धा और नेतृत्व ने हाफिज रहमत खां का साथ दिया। किस्मत भी रहमत खां के साथ थी। उसने सफदरजंग की भेजी हुई सेना को पूरी तरह तहस नहस कर डाला। इस कामयाबी से रूहेलों के हौसले बुलंद हो गए। इसी समय बरेली के निकट फर्रुखाबाद के अफगान फौजदार कायम खां बंगश ने भी अपनी ताकत काफी बढ़ा ली थी। सफदरजंग ने कायम खां को रुहेलखंड का फौजदार नियुक्त कराकर हाफिज रहमत खां से उसकी भिड़ंत करा दी। कायम खां ने हाफिज रहमत खां का अनुरोध, उसे एक अफगान भाई से लड़ना न चाहिए, नहीं सुना और रुहेलखंड पर हमला कर दिया। मजबूरी थी। हाफिज रहमत खां को भी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ा। इस लड़ाई की सारी कमान नजीब खान के हाथ में थी। नजीब खान को जैसे इसी मौके की तलाश थी। उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि और चट्टानी जिस्म का प्रयोग कर युद्ध का बिगुल बजा दिया। घमासान हुआ। नजीब खान के हाथ की तलवार आसमानी बिजली के समान चमक रही थी। कायम खम की सेना गाजा मूली की तरह कट रही थी। अंततः नजीब खान ने कायम खां बंगश को बदायां के निकट घेर लिया। इस लड़ाई में कायम खां बंगश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और नजीब खान की बहादुरी चर्चा का विषय बन गई। हाफिज रहमत खां ने कायम खां बंगश की जागीर पर कब्जा कर लिया। थोड़ा सा हिस्सा सफदरजंग भी कब्जाने में कामयाब रहा। हाफिज रहमत खां नेक दिल भी था। उसने कायम खां की मां को फर्रुखाबाद शहर तथा 12 गांवों की आमदनी छोड़ी। लेकिन सफदरजंग अपनी करतूतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा था। उसने अपने कारिंदों से कायम खम बंगश के छोटे भाई अहमद खां बंगश को तरह तरह से परेशान कराया। तब अहमद खां बंगश ने सफदरजंग की सेना को नष्ट कर दिया और पुनः अपना शासन स्थापित कर लिया। उसने अवध सूबे पर भी चढ़ाई कर दी। संकट जानकर सफदरजंग ने मल्हार राव होलकर, जाप्पा सिंधिया तथा सूरजमल जाट से मैत्री कर ली। इस नई मैत्री का लाभ उठाकर उसने फर्रुखाबाद पर चढ़ाई कर दी। मराठों ने इस अवसर पर फर्रुखाबाद और दोआब की भूमि को जी भरकर लूटा और वापस चले गए। इधर अहमद शाह अब्दाली सन 1752 में पंजाब पर चढ़ाया। इसकी खबर पाते ही सफदरजंग ने बंगश से मराठों की चढ़ाई का खर्च देने की बात कही। बंगश को धनाभाव में जमानत के रूप में अपनी रियासत का आधा भाग मराठों को देना पड़ा।
हम प्रदेश पर मराठों का शासन सन 1803 तक रहा। बाद में अंग्रेज सेनापति लाडलेक ने उसे सिंधिया से जीतकर कंपनी में मिला लिया था। हालांकि इस क्षेत्र में हाफिज रहमत खां, दूंदे खां और नजीब खान ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े। वह खामोशी के साथ अपनी ताकत बढ़ाते हुए दिल्ली सुल्तान के नजदीक आने का प्रयास करते रहे। इस समय सफदरजंग अपने आप को बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ मानता था, जबकि नजीब खान उसकी एक एक चाल को अच्छी तरह समझ रहा था। इसी दौरान सफदरजंग ने एक और चाल चली। वह दिल्ली बादशाह के विश्वासपात्र जावेद ख्वास के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट रहता था। एक दिन उसने मौका पाकर जावेद को एक दावत में बुलवाया। यह दावत जावेद ख्वास की मृत्यु का सामान बना दी गई। जावेद ख्वास को मरवाकर सफदरजंग ने चैन की सांस लेनी चाहिए, लेकिन बादशाह से उसका मनमुटाव बढ़ता ही गया। उसी समय आसिफ शाह निजाम के बेटे गाजिउद्दीन की दक्षिण भारत में मृत्यु हो गई और उसका बेटा गाजिउद्दीन द्वितीय दिल्ली दरबार में उसकी जगह पर नियुक्ति पा गया। गाजिउद्दीन द्वितीय बड़ा ही तीव्र बुद्धि किंतु अत्यंत दुष्ट तथा क्रूर प्रवृत्ति का था। वह बहुत ही शीघ्र दिल्ली दरबार में सबसे अधिक प्रभावशाली हो गया और उसने सफदरजंग को कई मामलों में नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अंततः सफदरजंग ने बादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक दूसरा बादशाह उसके मुकाबले पर खड़ा कर दिया। गाजिउद्दीन के पक्ष में नजीब खान रुहेला था और सफदरजंग की सहायता जाट राजा सूरजमल कर रहा था। कई महीने के परस्पर संघर्ष के बाद जयपुर के राजा माधव सिंह ने दोनों दलों के बीच समझौता कराया, जिसके चलते सफदरजंग को वजीर का पद छोड़कर अवध और इलाहाबाद के अपने प्रांत की सूबेदारी पर ही संतोष करना पड़ा। वजीर का पद गाजिउद्दीन के चाचा कमरुद्दीन को दिया गया। सफदरजंग इस राजनीतिक हार को पचा नहीं पाया। सदमे की वजह से वह बीमार रहने लगा। वह अपनी हार का मुख्य कारण नजीब खान को मानता था। जिस वक्त सफदरजंग ने दिल्ली के बादशाह अहमद शाह पर सूरजमल जाट और इंद्रगुसाई से हमला कराया था, उस वक्त नजीब खान किसी भयानक तूफान की माफिक आया था और उसने इंद्रगुसाई को देखते ही देखते धूल चटा दी थी। इस लड़ाई में इंद्रगुसाई के मारे जाने से सफदरजंग की जैसे कमर ही टूट गई थी। उधर बादशाह ने नजीब खान की बहादुरी और वफादारी से खुश होकर उसे नवाब का खिताब दिया था। साथ ही मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की जागीरें भी नजीब खान को उपहार में दे दी थी। जल्दी ही सफदरजंग हार के सदमे के चलते चल बसा। अब नजीब खान नवाब नजीबुद्दौला बन गया था। उसने अब अपनी जागीरों की देखभाल करने के लिए 3 किले बनवाए, जिनमें मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रताल तथा सहारनपुर जिले में गौसगढ़ किलों के अलावा मुख्य किला साहनपुर रियासत में बनवाया। पत्थरगढ़ नाम से विख्यात हुए इस किले से लगभग 1.5 किलोमीटर पश्चिम में एक नगर भी बसाया, जिसका नाम नजीबाबाद रखा गया। इस नगर को बसाने में नवाब नजीबुद्दौला ने दूरदर्शिता से काम लिया। अफगानिस्तान, मुल्तान और न जाने कहां-कहां से कारीगर बुलाए गए। व्यापारियों को भी बाहर से ही बुलाया गया। बस्ती की व्यवस्था हिंदू और मुसलमानों की मिली-जुली की गई। सिक्के गढ़ने के लिए टकसाल बनाई गई। किसानों को कर में रियायत दी गई। व्यापारियों पर कम से कम कर लगाया गया। आम आबादी में भी नवाब ने अपने लिए एक महल बनवाया। वहीं पर एक सराय भी बनवाई जो महल सराय के नाम से प्रसिद्ध है। इस महल से पत्थरगढ़ किले तक एक सुरंग का निर्माण भी कराया गया। आबादी के लोगों की बात सुनने के लिए महल और किले के दरवाजे सदैव खुले थे। नवाब नजीबुद्दौला ने अपने नाम से बसाए इस नगर की जो कल्पना की थी, वह साकार हो उठी। नवाब ने पत्थरगढ़ का किला सामरिक दृष्टि से बनवाया था। किला बहुत ही मजबूत और सुव्यवस्थित था। सन 1754 में यह किला और नजीबाबाद आबाद हो गया था। यह किला चेकोर है। इस किले की लंबाई और चौड़ाई 1400 फीट है। ऊंचाई 40 फीट और दीवारों की मोटाई 16 फीट है। दीवारों की मोटाई में लगभग 3 फीट व्यास वाले कुएं जगह जगह बने हुए हैं। किले के 2 मुख्य दरवाजे हैं, जिनमें एक पूरब की ओर तथा दूसरा पश्चिम की ओर स्थित है। इसमें 2 मेहराब तथा 4 बुर्ज हैं। किले में मस्जिद, महल, दीवान खाना और बाजार आदि थे। एक बावड़ी थी। किले के चारों ओर कच्ची मिट्टी की काफी चौड़ी दीवार थी, जिसे दमदमा कहा जाता था। उसके चारों ओर गहरी खाई थी।
जिसमें पानी भरा रहता था। इस प्रकार मानेरी से खाली हाथ आया नजीब खान अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं बहादुरी से नवाब बन गया था और जागीरें स्थापित कर ली थीं। यही नहीं, वह धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गया। एक समय तो ऐसा आया कि नवाब नजीबुद्दौला के मुंह से निकली बात दिल्ली सुल्तान के मुंह से निकली बात होती थी। बाद के हालात पर इतिहासकार शून्य परमात्मा शरण लिखते हैं। जी हजरत, क्या नाम आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अनीस अख्तर। मोहम्मद अनीस अख्तर साहब कहाँ के रहने वाले हैं यहीं नजीबाद जाफतागंज। आप? अच्छा, ये जो हम खड़े हैं जहाँ, इस किले का क्या नाम है? पत्थरगढ़ किला के नाम से मशहूर है वैसे तो, जी जी। मगर सुल्ताना के नाम से ही मशहूर हो गया बाद में। हाँ, किसका है वैसे किला ये? वैसे नवाब नजीबुद्दौला। नवाब नजीबुद्दौला का किला है, लेकिन लोग, मैंने सुना, सुल्ताना डाकू का किला है के नाम से जानते हैं इसे। उनके बाद जो है सुल्ताना आ गया था तो यहाँ रहा करता था कौन, हाँ, तो उसी के नाम से मशहूर हो गया ये। अच्छा, सुल्ताना डाकू के बारे में कुछ जैसे आपने सुना होगा या किसी से, मतलब लोगों से, तो क्या है उनके बारे में? भाई यही सुना कि वो तो गरीबों के हमदर्द, जो वैसे लोग थे उनको वो छोड़ता नहीं था। हाँ, तो गरीबों की किस तरह से मदद करते थे वो? घर ही पहुँच के घर पहुँच गया, उनको अपना सामान दे दिया, पैसा दे दिया। अच्छा, हाँ, इस तरह से गरीब लड़कियों की शादी कराते थे, ऐसा भी सुना है? शादी भी कराई है जी, जैसा सुना गया है। अच्छा। तो यहाँ आज पहली बार आए देखने आप, या आते रहते हैं? तो पड़ोस में हम तो आते रहते हैं। अच्छा, आते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साहर रल्ले भूरे शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये तो जो तो लोग आते हैं वो अपना लिख ही दें कुछ ना कुछ। अच्छा, नहीं, ये दरगाह है क्या अंदर? अंदर है एक मज़ार है। अच्छा कोने पे अच्छा मज़ार है। अच्छा अच्छा अच्छा। समाधान 24 को सब्सक्राइब